देखिए, इस वक्त जापान के साथ एक मीटिंग चल रही है और बहुत अहम मीटिंग है। और वो मीटिंग इसलिए भी बहुत अहम है संजय जी, क्योंकि चाइना की हम बात करते हैं, हम साउथ एशिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि दुनिया को क्या मैसेज इन मुलाकातों से जाएगा। तो जापान की इस मीटिंग पर आपका क्या कहना है, जरा ये बात बताइए। मैं पहले गफ्फारी साहब के थोड़ा सा एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि मुझे तो लगता है कि जैसे पाकिस्तान कंफ्यूज है या गफ्फारी साहब कंफ्यूज है तालिबान के मामले में, मुझे लगता है दोनों ही कंफ्यूज हैं। इनको कभी बैड तालिबान की बात करते हैं, कभी गुड तालिबान की बात करते हैं। इनको कैसा तालिबान चाहिए, कैसा अफगानिस्तान चाहिए, मुझे इनके ये तो एक एंटरटेनमेंट का एक साधन बने हुए थे गफ्फारी साहब इतने समय से। बड़ा मुद्दा जो आपने उठाया, मैं इसकी तरफ कह रहे थे कि सारी डिबेट ही गफ्फारी साहब ने हमारे से हाईजैक कर ली। बड़ा मुद्दा है जो आज भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स एकत्रित हैं और जो ग्लोबल कंसर्न है, जो ग्लोबल कॉमन्स हैं, जिसमें चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, चाहे उसमें आप पेंडेमिक को और वैक्सीनेशन का मुद्दा हो, या फिर आप ये कहिए कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको एक फ्री जोन बनाने की तरफ पहल हो, ये अहम मुद्दे हैं आज दुनिया के सामने। निश्चित रूप से तालिबान, आतंकवाद है बड़ा मुद्दा और इससे पिछले 20 सालों से हम लोग जूझ रहे हैं। उसके साथ साथ जो बाकी जो नासूर के रूप में समस्याएं खड़ी होती गई, उसमें चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। उन सब को लेके भारत के प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और अमेरिका के इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात कही। पोस्ट अफगानिस्तान है वो इंडो पैसिफिक, पोस्ट तालिबान जब आया अफगानिस्तान में, अब जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, जब अमेरिका की सुप्रीमेसी को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है, ये बात बिल्कुल सही है। देव कालेकर मेरे साथ बैठे हैं, वो बताएंगे इस बात को। जब जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट जब हैं और अमेरिका का प्रेसिडेंट जो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, उसकी रेटिंग इतनी तेजी से गिरी हो, जहां रशिया, चाइना, अमेरिका, रशिया बहुत दिनों से और चाइना अमेरिका के बरक्स एकदम तेजी से खड़ा हो रहा हो, उस वक्त इस तरह का संगठन और इस तरह की बातचीत कितनी अहम है भारत के लिहाज से? देखिए, मोदी जी का ये जो दौरा है यूएस में, ये बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है। उनकी मीटिंग यूनाइटेड नेशंस असेंबली में हो या फिर जो क्वाड नेशंस को जो मिलेंगे, जो क्वाड नेशंस को मिलेंगे, ये पाकिस्तान और चाइना को नाइटमेयर्स, रात की नींद इनकी हराम कर दी है। जो उन्होंने आतंक का पूरे दुनिया में फैला रहे थे, उसके खिलाफ ये क्वाड एक यूनिटी है। चाइना एशियन कंट्रीज में, उससे ऑस्ट्रेलिया खुद जूझ रहा है, जापान खुद जूझ रहा है, ताइवान खुद जूझ रहा है और पाकिस्तान तो पूरे ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म है। तो ये दोनों अब रात को चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि मोदी साहब बाइडेन का साथ के साथ में, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जापान के प्रेसिडेंट के साथ में, दे आर डिस्कसिंग ऑन दीज लाइंस। इसके जो रिपरकशंस होंगे, इससे बड़ा लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होगा। आप एशिया में और एशियन में, यूएस विल वर्क विद भारत, यूएस विल फर्दर स्ट्रेंथन देयर कोalition विद जापान और ऑस्ट्रेलिया। आने वाले दिन में अगर आप देखें, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मेरी बात कट गई पिछले टाइम, कि जो 1.5 से 2 लाख शरणार्थी अमेरिका में आएंगे अफगानिस्तान में, 4.5 से 5 लाख शरणार्थी जो अफगानिस्तान से ऑलरेडी पाकिस्तान में है। भारत में 50,000 के करीब शरणार्थी है अफगानिस्तान में। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ देम, दे बिलीव इन द माइंडसेट ऑफ तालिबान, आईसिस, कैलिफेट। 1% भी अगर उसमें से 1%, तो 1.5 लाख से 1% ने 1,500 तालिबानी माइंडेड, आईसिस माइंडेड लोग अमेरिका में हैं। 1% ऑफ 5 लाख यानी 5,000 लोग पाकिस्तान में हैं। ये सारे देशों के लिए एक बड़ा गहन विषय होगा। पाकिस्तान को पता नहीं, वो अपने किए कराए पे खुद निपट जाएंगे। तो इसके लिए उन्हें ये समझना चाहिए, देश के तरक्की के लिए, देश में अमन लाने के लिए, अपने बहू बेटियों के लिए और क्या किया जाए, ये जो टेररिज्म के खिलाफ कैसे संगठित हो जाए, जो
रात गई बात गई, 70 साल में टेररिज्म का साथ दिया, छोड़ दे उसे। भारत के साथ में वी ऑल आर वन। मैं हमेशा कहता हूं गफ्फार साहब को, वी ऑल आर वन, वसुधैव कुटुंबकम। आज मोदी साहब दुनिया की सारी शक्तियों के साथ में मिलके एक शांति, एक प्रगति, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की जो एक यूनियन बना रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को भी शरीक होना चाहिए, उसको चाइना को भी शरीक होना चाहिए। कब तक आप टेररिज्म फैलाते रहोगे? कब तक आप आतंक का दूसरा नाम लेकर आपको रोकेंगे? इस वक्त जापान के पीएम सुगा दिख रहे हैं इस वक्त हमें स्क्रीन पर, और ये मीटिंग अब देखिए मीटिंग शुरू हो रही है जापान के पीएम सुगा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें हमें दिख रही हैं, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे वहां पर पहुंचते हुए, क्योंकि वहां ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए, और ये जापान और भारत इन दोनों के प्रधानमंत्रियों की ये मीटिंग, और ये तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर उनका वेलकम किया जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का। और एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जैसा भी आपने देखा था व्हाइट हाउस से, वैसा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट अब यहाँ भी अगर हुआ तो आप देख सकते हैं। फिलहाल एक फोटो जो ट्रेडिशन है वो यहाँ पर होता हुआ, फोटो दोनों नेता साथ में। बिल्कुल बिल्कुल आपने गौरव बिल्कुल ठीक कहा, फोटो अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद लगातार अब दोनों लोग जो है कहा जा रहा है कि मीटिंग के लिए जा रहे, प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की दोनों की एक बड़ी बैठक है, खासतौर पे कैसे दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बल्कि अब क्वाड की बात भी की जा रही है, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। ये महत्वपूर्ण चर्चाएं। इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की कमला हैरिस, उनसे उनकी लंबी बातचीत हुई, मीटिंग हुई, और उसके बाद अब ये जापान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक है पीएम सुगा के साथ। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में जब भारत अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ना सिर्फ आर्थिक मुद्दों के ऊपर बल्कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ेगा, तो किस तरीके की भूमिका भारत निभा सकता है। और तीनों देशों की जो कह सकते हैं एक सामरिक, कह सकते हैं जो मंजूरी है या फिर उनकी जो सहमति है वो इस चीज़ को लेकर भी है कि भारत इसमें इसको किस तरीके से लीड करे। ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। और ये तस्वीरें आपको सीधे वॉशिंगटन डीसी से हम दिखा रहे हैं, कहाँ पर कि किस तरीके से जापान ने इस पूरी मीटिंग को होस्ट किया है। और खुद जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो उससे पहले वहां होटल में पहुंचे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी रुके हुए थे, और ये होटल द विलियर्ड की तस्वीरें हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिरकार आज प्रधानमंत्री मोदी का कहा जा रहा है ये आखिरी कार्यक्रम होगा जो उन्होंने लगातार कई जिन्होंने सीईओ से मुलाकात की अमेरिका के, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की और कई चीज़ों उन्होंने महत्वपूर्ण मीटिंगें की, और उसके बाद ये आखिरी मीटिंग है जो जापान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी है। और ये द्विपक्षीय बातचीत है, यानी बायलैटरल मीटिंग है, और इसमें इसके बाद दोनों देशों की तरफ से कहा जा सकता है एक स्टेटमेंट भी आएगा। बैक टू यू गौरव। बिल्कुल, तो ये करीब 45 मिनट की मुलाकात है जो शुरू हो चुकी है। हमने देखा उससे पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने साथ में फोटो अपॉर्चुनिटी में हिस्सा लिया, और अब यहाँ से जो मुलाकात होगी जिनकी तरफ सुमित इशारा कर रहे थे वो मुद्दे ज़रूर इस द्विपक्षीय बातचीत में शामिल किए जाएंगे। और इसके बाद क्योंकि ये आज का आखिरी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 2 सबसे बड़े कार्यक्रम हैं या 3 सबसे बड़े कार्यक्रम हैं वो है एक तो बाइडेन से बायलैटरल मीटिंग, फिर एक क्वाड समिट, और उसके बाद यूएनजीए में उनका संबोधन। और ये तीनों संबोधन बहुत अहम है। मैं यहाँ पर संजय जी आपके पास आना चाहूँगा, इन तीनों में नंबर 1 आप किसको देखते हैं, क्वाड, बायलैटरल या फिर यूएनजीए? मुझे लग रहा है कि क्वाड बहुत बड़ा मुद्दा है अभी प्रधानमंत्री जी की विजिट का, और क्वाड के साथ में जो अभी मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, जो जापान के प्रधानमंत्री से मीटिंग हो रही है उसमें साउथ चाइना सी का एक जो फ्री नेविगेशन राइट्स के लिए जो एक कंसर्न है वो जापान का भी है, वो भारत का भी है, और निश्चित रूप से अमेरिका का भी है। मुझे लगता है कि जो सी लेन कम्युनिकेशन और यूके की फ्री जोन बनाने के लिए जो एक कंसर्न है इस पर भी कुछ विचार हो सकता है। दूसरा, जो जापान और भारत के बीच में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा समझौता होने की संभावना है, इसमें इंटेलिजेंस सर्विसेज को लेके भी एक एग्रीमेंट की बात चल रही है। तो भारत के प्रधानमंत्री का जापान के प्रधानमंत्री से ये मीटिंग निश्चित रूप से क्वाड की क्या दिशा और दशा होगी ये निर्धारित करें, क्योंकि एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो सामने आ रहा है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और यूके एंड यूएसए ने एग्रीमेंट किया है
उसको एक मिलिट्री अलायंस और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में देखा गया है। लेकिन जो क्वाड का मुद्दा है, भारत कहता है कि ये खाली ये स्ट्रेटेजिक अलायंस ना होके ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है जो इंडो पैसिफिक रीजन को एक होलिस्टिक रूप से देखती है, जिसमें ना केवल सुरक्षा, जो सैनिक सुरक्षा की बात है, बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं जो कंसर्न है इस इंडो पैसिफिक रीजन में उनको भी एड्रेस किया जाए, जिसमें साउथ चाइना सी कहिए या फिर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो बाकी देश है उनके जो अपने कंसर्न है उनको भी ध्यान में रखते हुए तो ये जो मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है कि क्वाड का मुद्दा रहेगा, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यूएन जनरल असेंबली में निश्चित रूप से पाकिस्तान और तालिबान की बात को उठाया जाएगा कि भाई कैसे इसको डी रेडिकलाइज किया जाए और कैसे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट अफगानिस्तान में स्थापित की जाए, और जो पाकिस्तान का मोरल बहुत बूस्ट हो रहा है उसको कैसे उसको डिमोरलाइज करके डिट्रैक्ट करके उनको कैसे डिटैच किया जाए ताकि अफगानिस्तान में एक अफगान पसंद की सरकार आ सके। मैं दाऊदी जी को लाना चाहूंगा बीच में। दाऊदी जी, आपका क्या मानना है? देखें, ये तो पूरी दुनिया ही चाहेगी और सब चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में एक अफ़गान पसंद सरकार हो और इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। अभी मुझे याद आ गया कि ख़ुद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी एक ट्वीट करके उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वहाँ पे आप दूसरे कम्युनिटीज़ के लीडर्स को भी इंक्लूड करें। इसको ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। तो कोई भी चाहेगा जी बोलिए। कोई भी ये चाहेगा, जो भी एक प्रोग्रेसिव और जो चाहेगा जो इंसानियत को पसंद करता हो, जो ये चाहे कि किसी भी तरह का आतंक नहीं हो, जो ये चाहे कि किसी भी तरह से लोगों की जानें नहीं जाए, लोग खुश रहे, खुशहाली बहाल हो, वो यही चाहेगा कि वहाँ की सॉवरेंटी और जो अफ़गान के अंदर जो अफ़गानियों की एक इज़्ज़त है, जो वहाँ पे औरतों की इज़्ज़त है, जो वहाँ पे कहते हैं ना ह्यूमैनिटेरियन एक माहौल हो, उसको बनाने के लिए तो हर कोई चाहेगा कि उसके लिए आगे बढ़े। लेकिन आगे कोई एक तरफ से तो नहीं बढ़ सकता ना, आगे तभी बढ़ सकता है जब दूसरी तरफ से भी कोई दो कदम ऐसे चल के आए कि उसमें कुछ चीज़ें दिखे कि हाँ चले ठीक है, वो उनका एक इंटरनल मैटर है। मैं ये कहता हूं कि अगर इंटरनेशनल एतबार से देखें कि ये उनके मुल्क का अपना एक इंटरनल मैटर है। हिंदुस्तान और साउथ एशियन इसमें रीजन के लिए जो पड़ोसी का मामला हो जाता है तो पड़ोसी का एक बहुत बड़ा हक भी हो जाता है। आपके पड़ोस में कोई अगर भूखा रहता है, आपके पड़ोस में किसी की जान जाती है, तो आपका एक फर्ज बनता है, ये तो हमारे अपने रिलीजन में भी कहा जाता है और सारे दूसरे रिलीजन में भी है कि आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। जब आपके आसपास में इस तरीके की चीजें होती है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आप उसको तब ठीक कर सकते हैं जब वहां के लोगों की उनकी जो सोच है या उनकी जो ख्वाहिशात है और उनके जो जरूरत नीड्स है उसको आप पूरी करें। वो कैसे हो सकती है? वो तब हो सकती है जब उनके हिसाब से, जैसे आपने कहा ना कि एक वहां पे डेमोक्रेटिक वे में एक वहां पे कोई ऐसा सेटअप हो, या अगर जो भी उनकी सरकार बनती है। अच्छा, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे एक इस पे, क्योंकि आप सऊदी अरबिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे एक और हट के थोड़ा एक अलहदा सवाल देना चाहता हूँ। तालिबान के कब्जे के बाद इस्लामिक कंट्रीज, खासकर आप ईरान की बात कर लीजिए, आप सऊदी अरब की बात कर लीजिए, आप यूएई की बात कर लीजिए, आप कतर की बात कर लीजिए, ये जो समृद्ध इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये कितने अहम हो जाते हैं यहाँ पर, और इनके अंदर तालिबान की सरकार को लेकर जो हमें अभी तक समझ में आ रहा है, ईरान की बात समझ के देख लें, सऊदी अरब की बात देख लें, इन लोगों ने भी अभी तक कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाया है। तो इनका क्या रुख है इस तालिबान की इस इंटरिम सरकार को लेकर? देखें, इनका क्या रुख है आप इस तरह से समझिए ओवरऑल कि वहां पे कितने लोगों की एम्बेसीज अभी हैं वहां पे जो फंक्शनल है, कितने लोगों ने अभी किसी भी तरह से उनसे कोई बातचीत करने के लिए आगे जाकर आए कि हमसे बात करो, डायलॉग करो, या हमसे कोई ऐसी चीज प्रपोजल दिया कि आप एक बायलैटरल टाइप से या एक्सेप्टेंस या रिकॉग्निशन। ये हुई दो चीज। तीसरा जो कंसर्न है ना, वो तमाम खासतौर से मुसलमानों का, इस्लामिक कंट्रीज का, या वो तमाम लोग जिनको ये लगता है कि अगर आप बंदूक दिखाएं या अगर आप देखें कि इस्लाम के नाम पे चाहे कहीं भी कोई भी जगह पे अगर कोई कत्ले आम हो या इस्लाम के नाम पे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो, तो इसको कोई भी कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कहीं पे भी। और अगर यहाँ पे आप देखें कि
एक जो थ्योरी है, जो आइडियोलॉजी यहाँ पे चल रही है, आप ये देखें कि एक तो पहले हुआ तालिबान का मामला, दूसरा आईएसआई की तरफ से जो अटैक्स हुए, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है? लोगों की जानें जा रही है। कौन सा ऐसा सेंसिबल इंसान, कौन सा ऐसा सेंसिबल मुल्क ये चाहेगा कि इंसानियत की जान जाए, लोगों की जान जाए, लोग भूखे रहे, लोगों को सेहत और हेल्थ केयर के वो लिए शरीयत के हिसाब से हम देश मुल्क चलाएंगे, शरीयत के हिसाब से मुल्क चलाएंगे, फिर तो वो फिर उनका वो प्रोपेगेंडा है जो वो कर रहे हैं। अगर इस्लामिक कंट्रीज उनकी इस बात को नहीं एंडोर्स करते तो देखें, शरीयत के हिसाब से अगर वो एक डिबेट का मौजू हो जाएगा, काफी लंबा है, लेकिन उसमें मैं आपको 2-3 मिसालें दे दूं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर क्या लॉ है, वहां ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन है और शरिया का मामला, वहां के हालात देखें, वहां के आप जो वहां की जो क्या कहते हैं कम्युनिटी है, आप उसको हम सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह के वहां पे पोजीशन है। खासतौर से जब आप औरतों की बात करें या विमेन्स की फ्रीडम की बात करें, क्या वहां के लोग ये चाहेंगे कि जिस तरह से अफगानिस्तान में सबको कैद कर दिया जाए या उनको उस तरह के राइट्स नहीं दिया जाए, वो वहां की औरतों को उस तरह से करने की इजाजत देंगे? नहीं देंगे। दूसरा जो एक मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है वो ये है कि आप अगर मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के तमाम इलाकों में देखें तो यहाँ एक बेस्ट जो आइडियल आज की डेट में इस्लाम कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ है? आप अगर सऊदी अरब की बात करें, यहाँ पे जो यहाँ की लीडरशिप है या यहाँ जिस तरह का इस्लामिक कल्चर है या जिस तरह से शरिया लॉ यहाँ पे चलता है, यहाँ पे जो औरतों को इज्जत दी जा रही है या औरतों को जो इज्जत दी गई है, आप हर एक शोबे में देखें। आज सऊदी नेशनल डे है और सऊदी नेशनल डे के मौके पे सबसे पहले तो मैं तमाम सऊदी दोस्तों को उनकी मुबारकबाद दूंगा और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे एक इक्वल राइट्स देने की जो बात हो रही है या होती है, ये जो एक 2030 विजन आने वाला है, इससे ज्यादा बड़ा एक आइडियल मिसाल क्या हो सकता है जहां पे शरीयत की बात हो, इस्लामिक बात हो। क्या रह जाता है कहने को कि जब आप यहाँ पर बैठ के वहां पे जब इतने अच्छे से समझा रहे हो और पाकिस्तान के पैनलिस्ट भी हमारे साथ हो, तो उसके बाद बाकी कहने को क्या रह जाता है? बाकी कुछ नहीं रह जाता। आप इस मॉडल को फॉलो तो करके दिखाएं, आप कुछ आगे बढ़ के करने की कोशिश करें, तभी तो दो कदम आपकी तरफ लोग भी बढ़ सकते हैं। जाने नहीं जानी चाहिए, इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए और इस्लाम के नाम पे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो जावेद गफ्फारी आप भी मानते होंगे? 100% मानता हूं, मैं तो हर बात मानता हूं। मैं तो आपकी यस में यस करता हूं, लेकिन आप मेरी यस में कभी तो यस कर लिया करें। देखिए, मेरी यस नो की बात नहीं, दाऊदी जो साहब जो कह रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। मैं उस वक्त तड़प रहा था जब मेरे ख्याल में देव जी उनका नाम है, जब वो कह रहे थे, आपने जब पूछा कि वो नरेंद्र मोदी वहां पे गए हुए, उनकी मुलाकातों पर आपका क्या कहना है, सिर्फ 15 सेकंड भी उन्होंने नरेंद्र मोदी पे बात नहीं की, वो सारा कुछ पाकिस्तान पे आके अपनी उन्होंने बात कर दी। उसके बाद आपने भाई कोई तो जवाब अगर पूछेंगे ना अपने इन ऑडियंस से जो अभी बैठे हुए हैं अल्लाह की मेहरबानी से, कि भाई एक पौधा बड़ा कैसे होता है, तो वो सिर्फ 5 सेकंड शायद पौधे पे बोले, बाद में पाकिस्तान पे आ जाएंगे। आप लोग पाकिस्तान के डर से क्यों नहीं निकालते हो अपनी आवाम को? आईएसआई के डर से आप अपनी आवाम को क्यों नहीं निकालते हो? आपको पता सबसे टीवी ज्यादा तो इंडिया में देखा जाता है ना आपका, आप उनको क्यों ये चैप्टर देते हैं? सारा दिन आप क्या लेसन देते हैं? जावेद गफ्फारी, यही बात जो आप दूसरों पे कह रहे हैं अपने पर भी लागू करिए ना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।